तो बच्चों, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 5 में हो गए हैं, मेरे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो अभी सेमेस्टर 5 में हैं। तो उनके लिए अभी मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। सेमेस्टर 5 में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सब्जेक्ट या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे इस सेमेस्टर में कंप्लीट करें। तो अभी हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो तो इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, वो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो पहले हम ये बात करते हैं कि हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आती हैं जब हम सॉलिड्स की स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। देखो बच्चे, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपने क्लास +1 में थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो वहाँ बल्क मैटर का चैप्टर होता था जिसमें आपको सिखाया जाता था यंग्स मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, शेयर मॉडुलस, उनकी डेफिनेशंस और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तो वहीं पे फिनिश हो जाता है। इसके अलावा सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने देखा है कि भाई मेटल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक सुपर कंडक्टर भी होते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के मटेरियल्स अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट होती हैं कंडक्शन वाली। कोई मटेरियल बहुत अच्छा कंडक्टर है, कोई बहुत अच्छा इंसुलेटर है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? सब कुछ डिपेंड करता है क्रिस्टल के अंदर या मटेरियल के अंदर एटम्स के अरेंजमेंट पे। तो इस सब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की भी बात करेंगे आने वाले यूनिट्स के अंदर। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी होती हैं। तो जैसे आपने +2 क्लास में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस पढ़े हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये कैसे जनरेट होता है, ये वैसे हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में मेरी प्लेलिस्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें भी मैंने आपको समझाया। तो अब सॉलिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला, वो भी इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है ना। सो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैग्नेटिक हो गया। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब कि कोई सॉलिड कितना अच्छा हीट का कंडक्टर है, या अगर हमें उसको हीट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब कौन अच्छा इंसुलेटर है, कौन अच्छा कंडक्टर है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो देयर वाज अ डेवे मॉडल एंड आइंस्टाइन्स मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो भी हम इस सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सॉलिड्स के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं। बेसिकली सॉलिड्स ना क्रिस्टल्स के बने होते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है हमें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मतलब है कि किस तरह से जो एटम्स हैं वो किसी मटेरियल के अंदर पैक्ड होते हैं। इस चीज को हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर समझना है। तो देखो बच्चों, जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी है ना, ये 1912 में अच्छे से स्टार्ट हो पाई एक्सपेरिमेंटली। उस टाइम पे स्टार्ट हुई जब एक्सरेज के साथ हम क्रिस्टल्स के अंदर डाइफ्रैक्शन को स्टडी कर पाए। बेसिकली एक्सरेज जो होती है ना, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो हम उनकी जो डाइफ्रैक्शन है एक्सरेज की, अगर आपने डाइफ्रैक्शन को स्टडी करना है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम कोई इतनी छोटे साइज की स्लिट या पर्चर नहीं बना पाते। 1 एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। या अगर मैं 10 एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। मतलब नैनोमीटर की रेंज में आप चले गए। तो इतनी स्मॉल साइज का स्लिट या अपर्चर बोल सकते हैं या ऑब्स्टेकल बनाना डिफिकल्ट है। तो जो एक्स रेज होती हैं वो जब किसी क्रिस्टल के अंदर से होके गुजरती हैं तो वहां पे बनता है डाइफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब क्रिस्टल्स को हम डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह, स्लिट की तरह यूज कर सकते हैं टू स्टडी द डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। बट ये तो एप्लीकेशन बन गई। हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स रेज। तो ये भी हमारे इस चैप्टर का पार्ट रहेगा। पहले हम देखेंगे कि जो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं, क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस चीज को आप क्रिस्टल बोलते हो, ये हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमेट्री ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं कि अगर हम किसी क्रिस्टल को घुमा दें तो कितने एंगल पे घुमाएं कि वो बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसा वो पहले नजर आ रहा था। अगर हम क्रिस्टल में एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चले जाएं
ट्रांसलेशन कर दे तो दूसरे पॉइंट पे जाके अगर क्रिस्टल सेम नजर आ रहा है तो उसको बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, आज हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और यू कैन से कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स CMP। तो बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ IIT जैम में भी सब कुछ आएगा, और अगर आप MSc फिजिक्स के स्टूडेंट हो तब भी ये फंडामेंटल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ही क्यों और कुछ क्यों नहीं। देखो डिफ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास +2 में, तो डिफ्रैक्शन की बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, उसको रिकॉल करो क्या होती है डिफ्रैक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। वेव्स की डिफ्रैक्शन तभी होती है जब किसी भी अपर्चर या ऑब्स्टेकल का साइज उस वेव की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। जैसे मान लो साउंड वेव है, तो साउंड की वेवलेंथ मीटर्स में होती है, तो उस केस में दरवाजों से साउंड वेव डिफ्रैक्ट हो जाती है। ये जो दरवाजे का साइज है वो एक अपर्चर है, दरवाजा एक अपर्चर है, उसका साइज मीटर्स में है और साउंड वेव भी मीटर्स में है। इसी तरह से अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर से ऊपर नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में चली जाती है, लेकिन 1000 एंगस्ट्रॉम 600 नैनोमीटर इस तरह, ठीक है, या 6000 एंगस्ट्रॉम रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है। तो उस केस में हम लाइट को डिफ्रैक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, है ना। वो आपने अगर पढ़ा हुआ है सेमेस्टर नंबर आई थिंक 3 या 4 में ऑप्टिक्स होता है, तो उसमें पढ़ाया जाता है ये सारा कुछ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है तो उस वेव की वेवलेंथ ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल हो। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो जो अरेंज होते हैं ना, तो एटम्स के प्लेन बन जाते हैं, वो हम समझेंगे अभी हम। तो एटम्स के जो प्लेन होते हैं उनमें जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। तो यहाँ पे साइज की मैचिंग हो गई है, नेचर से ही अपने आप हो गई है। तो जब एक्सरे पैटर्न बनाया जाता है तो हम क्रिस्टल के अंदर एटम्स कैसे अरेंज हैं वो पूरी थ्योरी बना चुके हैं, पूरा उसका एक प्रोसीजर है, उसको स्टडी करके हम बता देते हैं कि ये क्रिस्टल जो है वो किस तरह का है। बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक है, या और भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम डिफरेंट तरह की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसी कैसी होती हैं वो सब सीखेंगे। लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, एटम्स की पैकिंग कैसे होती है। तो ये सब कुछ हमारे फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट है। सेकेंड चैप्टर में हम फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। हाँ जी, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल क्या होता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं ए पीरियोडिक एरे ऑफ एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं एक से ज्यादा, अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल और 3D। 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, इन ए रेगुलर मैनर। तो सबसे सिंपल जो क्रिस्टल है हमारा, वो कोई भी मेटल आप ले लो, जैसे आयरन है, कॉपर है, तो सिंगल सिंगल एटम है ना, तो कॉपर के ही एटम हर जगह ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन दे विल बी अरेंज इन ए सम रेगुलर मैनर, तो इसको बोला जाता है क्रिस्टल। अब जब आप क्रिस्टल को स्टडी करते हो तो एक कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। क्रिस्टल लैटिस बच्चे दो चीजों का मिलकर बनता है, एक उसमें आता है बेसिस, एक चीज को बोला जाता है बेसिस, ये बेसिस अभी समझेंगे, प्लस लैटिस। तो पहले लैटिस की बात करेंगे। तो लैटिस इज जस्ट एन एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस और ए प्लेन
ठीक है, तो ये जस्ट एक एरे है। और जो एरे होता है किस तरह का होगा, अगर हम एक प्लेन के ऊपर बनाए तो ये मैंने कुछ डॉट्स लगा दिए, पीरियोडिक एरे। और इस तरह का कि जो स्पेसिंग है इनके इन बिटवीन, पॉइंट्स के इन बिटवीन, जस्ट पॉइंट्स है ये, वो हर जगह सेम है। नीचे की तरफ आ जाओ ऐसे, या इधर चले जाओ, हर जगह साइज ए है। ये हो सकता है कि ये वाला ए छोटा हो, बी थोड़ा बड़ा हो, ये हो सकता है, दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर मैनर में। और एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, मान लो इस तरह से कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये भी लैटिस है, थोड़ा आपने इसे टेढ़ा कर दिया मैंने, ये दिस इज ऑल्सो ए लैटिस। तो रेगुलरिटी आपको नजर आ रही है, रेगुलरिटी के साथ साथ पीरियोडिक भी है, दे आर जस्ट पॉइंट्स इन स्पेस, कोई एटम नहीं है ये, दे आर जस्ट पॉइंट्स। तो ऐसे एक लाइन पे जैसे ये सारे हैं, ये थोड़ा सा इधर बन गया है, मैं इसको लाइन पे ले आऊं, तो इसको बोलते हैं लैटिस। इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन, जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी फिजिकली कुछ भी नहीं है। टू इमेजिन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है जी, ये होता है क्रिस्टल का लैटिस, इसको लैटिस बोलते हैं। अब बेसिस क्या होता है, तो बेसिस होता है वो एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हम यहां पे से प्लेस करेंगे, एक रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया। तो बेसिस इज ए एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which when placed at lattice points forms crystal lattice। तो ये बेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे मान लो कि ये बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है, तो ये पूरा का पूरा हमारा बेसिस हो सकता है। इस बेसिस को ऐसे उठा के हर जगह फिक्स कर देना मुझे, और जो चीज बनेगी उसको क्रिस्टल लैटिस बनेगी, बोल लेंगे। तो ये इधर इंफिनिटी तक है, ऊपर भी नीचे भी हर जगह। अभी मैंने सिर्फ 2D शेप बनाई है, 3D में भी ऐसा हो सकता है। 3D के अंदर हमारे पास इस तरह से बना के दिखाते हैं आपको, एक क्यूब बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है। अभी आप क्यूब मत देखिए प्लीज, सिर्फ डॉट्स को देखिए। तो ये मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं 3D के अंदर, जो कि एक्चुअली हर साइड के कॉर्नर्स, इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे लगाए हैं। अगर मैं इस चीज को रिपीट करता जाऊं इन्फिनिटी के अंदर, स्पेस के अंदर, तो वो बन जाएगा हमारे पास लैटिस, लैटिस इन 3D। और फिर हर जगह अगर हम इन बेसिस को फिक्स कर दें तो किससे लैटिस बनेगा। यहां पे अगर किससे लैटिस बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, बड़ा एटम छोटा एटम, बड़ा एटम छोटा एटम, ऐसे। तो ये जो चीज बन रही है इसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो जस्ट ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए करें, ठीक है। चलिए, अब हमें देखना है कि हम क्रिस्टल को ऐसे ही मान लेते हैं पॉइंट जैसे दिल करे, या कुछ खास है, कैसे मानना है, और यूनिट सेल क्या होता है ये अभी समझना है। चलिए, तो अब ना इसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें वेक्टर्स मानने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक वेक्टर माना ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये माना बी वेक्टर। इसको बोला जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को बोला जाता है ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। क्यों ट्रांसलेशनल? ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, चलना स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब मैं ए को यहां से हटा के यहां ले जाऊं तो अगला पॉइंट आ जाएगा, इस यहां से हटा के आगे ले जाऊं तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ए की ट्रांसलेशन करने से हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेटेस्ट पॉइंट तक पहुंचते रहेंगे। ऐसे ही बी को अगर मैं ऐसे रिपीट करता चला जाऊं तो मेरे पास अगले वाले पॉइंट आएंगे। अगर ऊपर भी जाएं, बी को नीचे ले आए, ऐसे ए को नीचे ले आए, तो हर एक बार मुझे नेक्स्ट वाला पॉइंट टच होगा, है ना। तो इस तरह के वेक्टर्स को ट्रांसलेशनल वेक्टर बोला जाता है।
तो ट्रांसलेशनल वेक्टर एक लैटिस के अंदर बहुत तरह के हो सकते हैं, एक दो तीन चार तरह के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी दो कैटेगरीज हैं। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी लैटिस आपको समझ आ गया, बेसिस भी आपने देख लिया। अब क्रिस्टल के अंदर लैटिस कैसे चूज करना है, ट्रांसलेशनल वेक्टर कैसे बनाने हैं, वो देखना है। चलिए, तो ये अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं, इस चीज को यूनिट सेल बोला जाता है। अब अगर आप इस यूनिट सेल को रिपीट करते चले जाएंगे हर जगह, तो आपके पास वापस से क्रिस्टल लैटिस आ जाएगा। तो यूनिट सेल जो होता है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल which is repeated in regular manner gives crystal lattice. तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल। अब हम ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है ना, दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो पहले अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। टीवी मतलब टेलीविजन नहीं, सॉरी, टीवी मतलब ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। चलिए, तो प्रिमिटिव क्या होते हैं, देखिए। प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर के केस में ना, जैसे ये ए वेक्टर मैंने बनाया, अब मैं किसी और तरीके से भी बना के देखता हूं। एक इधर बना देते हैं, इसको मान लेते हैं A1 वेक्टर, एक ये बना देते हैं ए B1 या हाँ B1 वेक्टर। तो ये भी दो ट्रांसलेशनल वेक्टर ही है ना। इसमें भी वही होगा, अगर मैं बी को यहां से डिस्प्लेस करके यहां ले जाऊं तो नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, ए को ऐसे पीछे ले जाऊं तो अगला पॉइंट आ जाएगा, ए को ऊपर ले जाऊं यहां टच हो जाएगा, बी को यहां ले जाऊं आगे टच हो जाएगा। ये भी दो ट्रांसलेशनल वेक्टर सेम लैटिस के अंदर हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स में लास्ट में सम अप करूंगा, पहले समझ ले। तो इस केस में ये यूनिट सेल बनेगा, ये वाला। और कोई तरीका और कैसे बनाया जा सकता है? अब हम इस पॉइंट से इसको छोड़ देंगे, अगले को टच कर देते हैं, ठीक है, ये और एक ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बी वेक्टर बन गया, इसको B2 ले लो, ये B1 था, ये A2 ले लो। तो अगर मैं इसको भी अगर ऐसे रिपीट करूं, ये बनेगा हमारा एक और यूनिट सेल। तो तीन यूनिट सेल मैंने आपको बना के दिखा दिए, इससे ज्यादा बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, ये जो अभी हमने डिफरेंट तरह के छोटे छोटे वेक्टर्स बनाए हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, इनको बोला जाता है फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। ठीक है। सो जो प्रॉपर डेफिनेशन है लैटिस की, व्हाट इज दैट? ए लैटिस इज डिफाइंड बाय थ्री, अगर 3D में है तो थ्री, 2D में है तो दो, फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। मान लेते हैं A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड A3 वेक्टर, so that the lattice looks same in all respects, हर तरह से सेम, when viewed from two different points। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई किसी भी तरफ देखो, लैटिस के अंदर चले जाओ, इमेजिन करो अपने अराउंड बहुत सारे पॉइंट 3D स्पेस के अंदर लगे हुए हैं, सारे रेगुलर फैशन में लगे हुए हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग है तीनों डायरेक्शंस में अलग अलग हो सकती है, बट रेगुलरिटी है। अब आप एक पॉइंट पे खड़े होकर लैटिस को देखो, चारों तरफ एक जैसा नजर आएगा, किसी और पॉइंट पे जाके देखो तब भी वैसा ही नजर आएगा। तो इस चीज को लैटिस बोलते हैं।
अब इस चीज को मैथमेटिकली हम कैसे समझ सकते हैं ये अभी देखेंगे। तो इसको मैथमेटिकली समझने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन हम समझते हैं पहले। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने कुछ लैटिस पॉइंट लगाने हैं अभी। तो मान लो ये A1 वेक्टर मैंने माना और ये A2 वेक्टर माना, ये मैंने माना यूनिट सेल, ये माने फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब आप कहीं पे ओरिजिन मान रहे हो, मान लो रीजन, पहले डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो फटाफट, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए, तो मान लो जो हमारा रीजन है वो यहाँ पे कहीं पे है ओरिजिन। ऐसे मैंने लैटिस के अंदर ये पॉइंट माना है, वहां से ओरिजिन मान लिया मैंने। ठीक है, अब आप यहां से एक पॉइंट ये वाला चूज कर लो, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। दूसरा पॉइंट आप यहां चूज कर लो कहीं पे, उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर है। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे एक वेक्टर ऐसे बनेगा, उसको कैपिटल टी वेक्टर मान लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये भी ट्रांसलेशनल वेक्टर ही है लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। चलिए, अब यहां पे सिंपल सा एक लॉ है, जो कंडीशन है बाय ट्रायंगल लॉ, वी कैन राइट आर डैश वेक्टर एज आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। ठीक है, तो यहां आर वेक्टर ये रहा, ये टी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, तो आर प्लस टी इज आर डैश, इस तरह से हमने लिखा। अब ये जो टी वेक्टर है इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं n1 टाइम्स a1 वेक्टर प्लस n2 टाइम्स a2 वेक्टर प्लस n3 टाइम्स a3 वेक्टर। अगर 3D में है तो मैं जनरल सेंस में लिख रहा हूं ये चीज 3D के अंदर अज्यूम करके। तो ये तो कंडीशन है ही है, ये तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ। अब यहां पे कंडीशन है, इफ n1 n2 n3 आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए, देन a1 वेक्टर, a2 वेक्टर एंड a3 वेक्टर, जो हमने फंडामेंटल लेटिस वेक्टर माने हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर माने हैं, आर कॉल्ड प्रिमिटिव वेक्टर्स। तो दे आर प्रिमिटिव। ठीक है, ये वर्ड यहां पे याद रखना। तो हमारे केस में प्रिमिटिव तब बनेगा ये, अगर a1 a2 की कॉम्बिनेशन जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इंटीजर है। चेक करते हैं कि क्या ये प्रिमिटिव है। देखिए ध्यान से, रेड कलर से मैं करके दिखाता हूं आपको। क्या है, बेसिकली हमें इस पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो मुझे कितनी बार a1 को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और कितनी बार मुझे a2 को लेके जाना पड़ेगा, ये हमें देखना है। अब अगर मैं इस यूनिट सेल को आगे ऐसे लेके जाऊंगा तो मैं a1 में चेंज लेके आ रहा हूं। उसके बाद अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा ऐसे, तो मैं a2 को चेंज कर रहा हूं। इस चीज को समझना पड़े ध्यान से। इस पॉइंट से, ए पॉइंट से जब मैं यहां पे ऐसे शिफ्ट करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, तो इसका मतलब है a1 मैंने बाय द फैक्टर ऑफ 1 चेंज करा है। तो यहाँ पे a1 एक बार चेंज हुआ, फिर दो बार चेंज हुआ। तो मतलब जब आप t को लिखोगे तो आप लिखोगे इट इज 2 टाइम्स a1। पहली तो ये बात आ गई। ठीक है, तो जब आप ऐसे कर लोगे ना तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। ये रेड में मैंने जो बनाया है, ये मैंने इस यूनिट सेल को रिपीट किया है, ये मेरा यूनिट सेल था, इसको ऐसे रिपीट करके मैं यहां पे पहुंच गया। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा, तो मुझे यहां तक जाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यूनिट सेल को नीचे लेके आना है, एक बार दो बार। तो जब मैं इसको दो बार ऐसे नीचे लेके आऊंगा तो मेरा यूनिट सेल ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ चुके हैं। देखिए ए पॉइंट A1 की टिप पे था, अब बी पॉइंट A1 की टिप पे है। तो जब मैं यहां पे आ गया, कितनी बार वापस नीचे आना पड़ा, एक बार दो बार। तो लिखेंगे -2 A2। ठीक है जी, तो ये इंटीजर है दोनों, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। तो इस केस में जो हमने A1 A2 वेक्टर कंसिडर करे हैं, दे आर प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सेल, ये साथ साथ लिख ही जाओ आप, बहुत काम आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए क्या होता है, ओनली
1 एटम पर यूनिट सेल। जैसे यहाँ पे आप देखिए इस यूनिट सेल के अंदर आपको कॉर्नर्स पे 4 एटम नजर आ रहे हैं, बट इसके साथ अगला यूनिट सेल भी लगा हुआ है, एक ऊपर लगा होगा एक इधर लगा होगा, तो एक एटम 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो 1/4 एटम ये है, 1/4 एटम ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, चारों मिलके एक एटम ही आया इस यूनिट सेल के हिस्से। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑल द एटम्स आर एट कॉर्नर्स। ये सब इकट्ठा ही आप लिख सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर आपने बनाया है तो उस केस में जितने भी एटम्स होंगे वो वेक्टर्स के, फंडामेंटल वेक्टर्स के एंड पॉइंट्स पे होंगे या यूनिट सेल के कॉर्नर पे होंगे। तो इस तरह से इसको बोला जाता है प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। चलो, तो अब नॉन प्रिमिटिव कौन से होंगे? सिंपल डेफिनेशन फिर से, अगर हम यहाँ पे इस तरह की कॉम्बिनेशन कुछ बना दें, a1 a2 a3 को कुछ ऐसे मान लें कि ये जो कॉफिशिएंट्स हैं n1 n2 n3 ये इंटीजर्स ना आए, फ्रैक्शंस आ जाए, इंटीजर्स ना आए, फ्रैक्शन आ जाए, तो उस केस में हम यूनिट सेल को बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। तो मैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी अभी आपको लिखवा रहा हूं, पहले आप इतना अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से हम यूनिट सेल को रिपीट करके इस पॉइंट तक आए हैं। यहाँ पे ए पॉइंट A1 की टिप पे था, अब बी पॉइंट फिर से A1 की टिप पे है। तो ये ट्रांसलेशनल ऑपरेशन है जो हमने करा है, उसमें टी वेक्टर के कॉफिशिएंट्स अगर इंटीजर आ जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है हमारा। तो ये सब्जेक्ट ना बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट है, ये आपको बोर्ड पे समझ आने वाला है ऐसे, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से अपनी कंसंट्रेशन बना के रखो। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन में आर नॉन इंटीजर, अगर ये नॉन इंटीजर हैं तो नॉन प्रिमिटिव वेक्टर्स बोला जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट सेल इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओनली वन एटम नहीं होगा, मोर देन वन एटम मे बी देयर इन ए यूनिट सेल, more than one atom may be there in the unit cell, and all the atoms are not at the corners, they are not at the corners of unit cell। उसके इन बिटवीन भी हो सकते हैं। 2D के लिए मैं बना के दिखा रहा हूं, 3D के लिए भी सेम डेफिनेशन ट्रू है। तो ये नॉन प्रिमिटिव की डेफिनेशन भी आप फटाफट कॉपी पे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बना के दिखाता हूं, ठीक है? समझ आ जाएगा आपको उस टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मैंने 1 नंबर यूनिट सेल बनाया था, 2 नंबर बनाया था, देखो कॉर्नर्स पे ही हैं सारे ना एटम्स। ये 3 नंबर जो बनाया था, ये तीनों जो हैं प्रिमिटिव वाले यूनिट सेल्स हैं, और ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, ठीक है? हाँ, एक और चीज, एरिया ऑफ ऑल द प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इज सेम। ये भी सेम होता है, ये आप नोट में ऐड कर लें। इसका एरिया ये वाला कैलकुलेट कर लें या ये एरिया कैलकुलेट कर लें, ये एरिया कैलकुलेट कर लें, एरिया विल बी सेम, ठीक है? चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, नॉन प्रिमिटिव की डेफिनेशन लिखेंगे। ये डायग्राम भी बनाना है साथ में, जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था ये भी आपको डेफिनेशन में लिखना है। चलिए अब मैं एक नॉन प्रिमिटिव आपको वेक्टर्स की चॉइस लेके बताता हूं कि नॉन प्रिमिटिव वेक्टर्स कैसे होते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे किसको रब करूं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो स्पेस है ना, यहाँ पॉइंट्स तो हमारे लगे हुए हैं, तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ थोड़ा डिफरेंट, ताकि आपको समझ आए कि ये सर ने नॉन प्रिमिटिव बनाया। आप भी सेम डायग्राम में शो कर सकते हो, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, सेम डायग्राम में देखिए। तो ये हमारा एक वेक्टर मैंने लंबा ले लिया, एक यही ले लेते हैं, इसका नाम कुछ डिफरेंट रख लेते हैं, इसका नाम ए बी की जगह सी वेक्टर और डी वेक्टर रख देते हैं। ये सी और डी नॉन प्रिमिटिव है। एक तो देखो इसका एरिया बड़ा हो गया, ट्वाइस हो गया इसका, दूसरा सारे एटम्स कॉर्नर्स पे है नहीं, तीसरा टी वाली डेफिनेशन देखते हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं, ट्रांसलेशनल वेक्टर बनाते हैं। ट्रांसलेशनल वेक्टर जरूरी नहीं कि आप इस पॉइंट से यहां तक बनाएंगे, कहीं से भी कहां तक जा सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनाना होता है। मान लो ये बना दिया मैंने, तो इस केस में जो हमारा सी है वो तो पूरा मूव ही नहीं करा, सी तो यहां तक पूरा बनता है, तो आधा रह गया। डी बाय द फैक्टर ऑफ माइनस नीचे आया, सी नहीं करा। एक और चीज देख लो, अगर मैं इस पॉइंट से यहां तक चले जाऊं रेड कलर में,
तो अब जब यहां से यहां तक गए हो तो डी वेक्टर एक मूव कर रहा है, डी यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब डी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो डी वेक्टर बाय द फैक्टर ऑफ 1 मूव कर रहा है इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन सी वेक्टर तो पूरा मूव करा नहीं, सी कितना मूव कर रहा है, हाफ। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर टी बनेगा वो बनेगा हाफ सी वेक्टर प्लस 1 डी वेक्टर, तो एन वन इसमें हाफ आ गया। जबकि होना क्या चाहिए, इंटीजर, प्रिमिटिव के लिए इंटीजर, लेकिन नॉन प्रिमिटिव के लिए जो वेक्टर का कोफिशिएंट है वो नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का फायदा होता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल चूज करते हैं, ये बेसिकली क्यों चूज करते हैं, ये सारा कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस पे आपको समझ आएगा। बेसिकली जो क्रिस्टल है ना वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स, वहां पे एटम्स जुड़े हुए हैं, 3D के अंदर पूरा पैटर्न है, 2D के अंदर भी हो सकता है। तो वो जो पूरा का पूरा पैटर्न है हमें उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब अगर क्रिस्टल के अंदर सिमेट्रीज होंगी ना तो हम सिमेट्रीज की हेल्प से बहुत सारी अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर लेते हैं, वो आपको सेकंड चैप्टर में जाके समझ आएगा। और अलग अलग तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास वो भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। पॉज करके इसको बना लें। चलो, तो अभी जाते जाते आपको बिगिनर सेट्स यूनिट सेल बना के दिखाते हैं और एक आपको समझाएंगे कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स का भी यूज करते हैं, आने वाले टाइम पे इन चीजों के काम आएगा। चलो देखो, मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पैरेललोपाइड, इस तरह से एटम अरेंज हो सकते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, इसके कॉर्नर्स के ऊपर। चलो, तो अब अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लूं तो ये एक एक्सिस बन जाता है, ये एक एक्सिस बन जाता है, ये एक एक्सिस बन जाता है। इस एक्सिस के अबाउट हम इस क्रिस्टल को घुमा सकते हैं। तो अगर मैं 90 डिग्री पे घुमा दूं इस क्रिस्टल को, यूनिट सेल को, तो तब भी वैसे ही नजर आएगा जैसे यह पहले नजर आ रहा था। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन बोला जाता है इस तरह के ऑपरेशन को। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर A1, ये वाला वेक्टर A2 और ये A3, ये तीनों प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। तो इन एक्सिस को क्रिस्टल एक्सिस बोला जाता है, क्रिस्टल के एक्सिस। अब जब हम इनको डिफाइन करते हैं ना क्रिस्टल के अंदर, तो डिफाइन क्रिस्टल एक्सिस वी यूज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो जैसे मैंने बताया क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री होती है, सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। हो सकता है क्रिस्टल आपको 4 अलग अलग साइड से एक जैसे नजर आए, उसको सिमेट्री बोला जाता है। तो अगर सिमेट्री के साथ नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की एक सिंपल रिलेशन बन रही हो जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, सिंपल रिलेशन बन रही हो इनकी, देन वी यूज नॉन प्रिमिटिव। वो हमारे हाथ में होता है हमने किसको एक्सिस मानना है, कैसे हमने फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को सिलेक्ट करना है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटलिस्ट के हाथ में होता है। तो ज्यादातर तो हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ही मान के चलते हैं। जब हम स्टडी करेंगे ना अभी पूरा का पूरा चैप्टर, तो हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ही माना करेंगे। अलग अलग तरह का 14 तरह के बेसिस होते हैं हमारे पास तो 3D के अंदर, तो वो सारे ब्रेविस लैटिस हम बना के देखेंगे, वो आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये थोड़ा सा आइडिया है अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर मैंने आपको समझाया। अब कल की क्लास में सिमेट्री ऑपरेशंस को करेंगे, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।